ये कहानी हमें एक कोरियन लड़के के स्कूल में बिताए गए बुरे और दर्दनाक दिनों से रूबरू कराती है। हमारा हीरो जिसका नाम शियून है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और उसे पढ़ाई के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। वो हर फील्ड में बहुत अच्छा है सिवाय उसकी फिजिकल एक्टिविटी को छोड़कर। वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसके साथी क्लासमेट उसे उसके हाल पर छोड़ दें, लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तो हमारा हीरो क्या करेगा, और यही जानेंगे हम इस कहानी में। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम शियून नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो वक्त से पहले ही स्कूल पहुंचा हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो स्कूल में अकेला बैठकर पढ़ाई करने लगता है और कुछ ही देर बाद स्टूडेंट्स क्लास में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्लास में पढ़ा रही शियून की टीचर उसे और बिन नाम के एक दूसरे लड़के को अपने पास बुलाती है। दरअसल कुछ दिनों पहले मैथ का एक कंपटीशन हुआ था जिसमें बिन और शियून जैसे कई लड़कों ने हिस्सा लिया था और उसके रिजल्ट उनकी टीचर आज अनाउंस करने वाली थी। टीचर उन्हें बताती है कि शियून पहले नंबर पे आया है और दूसरे नंबर पे बिन है जो कि एक शरारती लड़का है। बिन आए दिन स्कूल में मौजूद कई इनोसेंट लड़कों को परेशान करता रहता था क्योंकि उसे बुली करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। जब बिन को पता चलता है कि शियून पहले नंबर पे आया है तो उसे शियून से काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगती है और इसी कारण की वजह से वो उसे अब बुली करने का सोचता है। बिन शियून के ऊपर अपना जूता फेंक कर मारता है, लेकिन शियून उसे दबी और डरी हुई आवाज़ में डराने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा उसके साथ दोबारा वो बिल्कुल ना करे वरना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कुछ देर बाद उनकी क्लास में कुछ बेसबॉल प्लेयर्स आ जाते हैं जो कि किसी सुहो नाम के लड़के को ढूंढ रहे थे। वहीं पे हम सुहो को देखते हैं जो कि क्लास में सो रहा था और वहां आए हुए लड़कों में से एक लड़का सुहो से पूछता है कि सुहो ने उसकी गर्लफ्रेंड को मैसेज क्यों किया था, लेकिन सुहो उससे कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि उसी की गर्लफ्रेंड ने उल्टा उसे मैसेज किया था और वो उससे बात नहीं करना चाहता था। ये बात सुनकर वो बेसबॉल प्लेयर उसकी तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि सुहो एक बहुत अच्छा और ताकतवर लड़का है जो कि उन सारे बेसबॉल प्लेयर्स को बुरी तरह पीटता है। लड़ने के दौरान सुहो के हाथों गलती से शियून का एक सामान नीचे गिर जाता है, लेकिन सुहो उसे उठाकर शियून को देता है और उससे माफ़ी मांगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम शियून को उसके घर पर देखते हैं जो कि घर पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था। वो अपने लैपटॉप में कोई वीडियोस देख रहा होता है जिसमें एक टीचर उसकी पढ़ाई में मदद कर रही थी। ये देखकर शियून के फादर उससे कहते हैं कि वो इस लेडी की वीडियो बिल्कुल ना देखे क्योंकि दरअसल वो शियून की माँ थी और वो नहीं चाहते थे कि शियून उसकी माँ की वीडियो देखे क्योंकि उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका था और वो अलग रहते थे। अगली सुबह शियून रोज की तरह स्कूल जल्दी पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि सुहो क्लास में पहले से ही सो रहा है। शियून को समझ में नहीं आता कि सुहो आखिर क्लास में सोता ही क्यों है। इसके बाद कुछ फिजिकल एक्टिविटीज स्कूल में कराई जाती है और यहाँ पर शियून रनिंग में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि शियून सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा है और वो फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यही कारण था कि उसके टीचर उसकी इसी कमी के बारे में उसे बताते रहते थे। इधर लॉकर रूम में शियून जब जाता है तो बिन और उसके साथी उसे घेर लेते हैं और उसे कहते हैं कि वो फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी बिन का एक साथी शियून पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और शियून से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बिन शियून को धमकाता है कि वो टीचर से कुछ भी ना कहे और शियून उसकी बात मान के ऐसा ही करता है। रात को शियून जब अपने घर पे होता है तो उसके घर की बेल बजती है और जब शियून दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सुहो आया हुआ है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि सुहो एक डिलीवरी बॉय का काम करता है, इसी कारण से वो स्कूल में ज़्यादातर सोता रहता है क्योंकि रात में उसे डिलीवरी बॉय का काम करना होता है। शियून को देखकर सुहो थोड़ा सा शर्मिंदा होता है, लेकिन वो शियून को कहता है कि शायद ये पार्सल उसका नहीं है और वो गलती से उसके अपार्टमेंट में आ गया है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले सुहो शियून से पानी मांगता है और शियून उसे पानी पिलाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब शियून स्कूल पहुँचता है तो वहाँ पर सभी क्लास के बच्चों में एक नया बच्चा एडमिशन लेता है जिसका नाम होता है बम। बम अपना इंट्रोडक्शन देता है और बेंच पे जाके बैठ जाता है। उसके बाद उसके पास बिन आता है जहाँ पर वो उसके बारे में पूछने लगता है और बिन बम से पूछता है कि इससे पहले वो कहाँ पर पढ़ता था। तो बम उसे अपने स्कूल का नाम बताता है और बिन ये सुन के समझ जाता है कि बम एक अमीर खानदान का लड़का है। उस स्कूल में सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ा करते थे। अब बिन बम से दोस्ती करने की कोशिश करने लगता है। उसी शाम हम बिन और उससे कुछ साथियों को देखते हैं जो कि एक क्लब में एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे बिन एक ड्रग डीलर से कुछ ड्रग्स खरीदता है और अपने सारे साथियों को भी देता है, जैसे कि सभी लोग ड्रग्स के नशे में आ जाते हैं और वो सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद बिन उस ड्रग डीलर के पास आता है और उससे पूछता है कि अगर वो इस ड्रग को किसी की बॉडी में चिपका दे तो उस आदमी का क्या होगा। इस पर ड्रग डीलर उसे बताता है कि उस आदमी को उल्टियाँ होने लगेंगी और उसकी तबीयत तेजी से खराब हो जाएगी और ऐसा करने से उस बंदे की जान भी जा सकती है।
उस ड्रग डीलर को ये लग रहा था कि बिन उस ड्रग को किसी की बॉडी में चिपकाना चाहता है। इसी कारण वो डीलर बिन को चेतावनी देता है और उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी करने का वो बिल्कुल भी ना सोचे, नहीं तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है। इधर हम शियून को देखते हैं जो कि अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसे दो लड़के मिलते हैं जो कि उसे ड्रग्स देने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन शियून उनसे कहता है कि वो उसे रास्ता दे दें, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वो अपने पास रखी हुई पेंसिल को बाहर निकाल लेता है ताकि वो उससे अपना बचाव कर सके, लेकिन तभी वहां पर वो ड्रग डीलर आ जाता है और वो किसी तरह अपने साथियों को रोक लेता है और उनसे कहता है कि वो उससे बिल्कुल ना उलझें। अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि आज स्कूल में सभी लोगों का एग्जाम है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बिन बम से दोस्ती करता है और उसे कहता है कि उसे पता है कि उसने पिछला स्कूल क्यों छोड़ा था। दरअसल उसे पिछले स्कूल में बुली किया जाता था और यही कारण था कि उसने उस स्कूल को छोड़ दिया, लेकिन अगर वो चाहता है कि यहाँ पर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार ना हो तो उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। ये सुन के बम डर जाता है और वो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। बिन बम को ड्रग्स देता है और उससे कहता है कि इसे वो शियून के गले पे चिपका दे, क्योंकि वो शियून के पीछे वाली डेस्क पे बैठता है और मौके का फायदा उठाकर अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसे बुली नहीं करेगा। अब बम डर के मारे उसकी इस बात को मान लेता है और थोड़ी देर बाद जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो बम उस ड्रग को शियून की गर्दन पे चिपका देता है। हालांकि स्टार्टिंग में शियून को उस ड्रग का कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी हालत खराब होने लगती है और उसे एग्जाम देने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो वहाँ से बाथरूम की ओर भागता है जहाँ पर उसे उल्टियाँ होने लगती हैं, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम ढंग से नहीं दे पाता। उसके बाद शियून उसी हालत में क्लास के अंदर आ जाता है और उसने अपने गर्दन पे लगे हुए ड्रग्स को देख लिया था और उसे भी पता चल गया था कि आखिर ये किसका काम है। वो क्लास में आकर बैठता है जहाँ पर अपने आप को वो थप्पड़ मारने लगता है और क्लास में मौजूद सारे लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो कर क्या रहा है। उसके बाद शियून अपनी सीट से उठकर आगे की तरफ बढ़ता है जहां वो बिन की ओर जाता है और एक किताब उठाकर वो बिन के मुंह पे मारता है और बिन का साथी जब बिन को बचाने की कोशिश करता है तो शियून एक पेन उठाकर उसके हाथ के आर पार कर देता है, जिससे कि वो लड़का वहीं पर घायल हो जाता है। सुहो जब ये देखता है तो वो शियून को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शियून को इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो उस पर भी अटैक कर देता है और इसीलिए सुहो भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में शिहो सुहो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि सुहो शिहुन के अटैक से बच जाता है क्योंकि उसे मार्शल आर्ट आता था और वो काफ़ी अच्छी तरह लड़ाई कर पाता था। वो शियून के अटैक से बचता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है और एक जोरदार पंच उसे मारता है, लेकिन शियून दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर क्लास टीचर आ जाती है और सुहो टीचर को बताता है कि वो बस उन दोनों की लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद हमें बिन को दिखाया जाता है जो कि मार खाने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। यहाँ हम बिन की माँ और स्कूल टीचर को भी देख पाते हैं और कुछ देर बाद शियून भी वहाँ पर आता है जो कि बिन की माँ से माफ़ी मांगता है क्योंकि शियून ने उसके बेटे बिन को बुरी तरह पीटा था। शियून बिन की माँ को उसकी सारी हरकतों के बारे में बताता है कि कैसे उसने उसे ड्रग किया ताकि वो एग्ज़ाम में फेल हो जाए और उसे वो उस ड्रग का वो टुकड़ा भी दिखाता है, जिससे कि उसकी माँ हैरान हो जाती है। ये सुन के बिन उससे कहता है कि उसके पास क्या सबूत है कि उसने ही ये किया है। इस पर शिहू बिन के स्कूल बैग को वहीं पर खोल देता है जिसके अंदर से उन्हें बहुत सारे ड्रग्स मिलते हैं और ये देखकर स्कूल टीचर और बिन की मदर दोनों शॉक हो जाते हैं। अब बिन की जो असलियत थी वो शियून ने उसके टीचर और उसकी माँ के सामने ले आई थी, इसलिए बिन को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद हमें बिन की माँ और स्कूल टीचर को दिखाया जाता है और यहाँ पर स्कूल टीचर अपने स्कूल का नाम खराब ना हो जाए इसी कारण बिन की माँ को बिन का एडमिशन दूसरे स्कूल में करने के लिए कहती है क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट था और बिन की वजह से बाकी बच्चे भी खराब हो रहे थे। ये सारी बातें बिन सुन लेता है और वो किसी तरह शियून से अपना बदला लेना चाहता है। इसके बाद शियून अपने घर चला जाता है जहाँ उसके फादर उसके चेहरे पर एक छोटा सा निशान देखते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ है। इस पर शियून अपने फादर को बताता है कि आज स्कूल में फिजिकल एजुकेशन डे था और वहीं पर उसे हल्की सी चोट लग गई है, लेकिन शियून के फादर ये सुन के समझ जाते हैं कि वो ज़रूर झूठ कह रहा है। इसके बाद शियून अपने कमरे में जाकर रोज की पढ़ाई में व्यस्त हो जाता है, लेकिन आज उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो स्कूल में हुई फाइट के बारे में ही सोचे जा रहा था। अगले दिन शियून जब अपने स्कूल में जाता है तो वो उस फाइट से उभरने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास बिन के दोस्त आ जाते हैं और उसे वो लड़ने के लिए उकसाने लगते हैं और कहते हैं कि शाम को वो उन लोगों से ग्राउंड में फाइट करे। लेकिन शियून उन्हें वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो उन्हें उसी वक्त लड़ने के लिए चुनौती देता है। उसके बाद शियून और बिन के वो दोनों दोस्त वहाँ पे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये देखकर सारी क्लास भी उनकी फाइट को देखने के लिए उनके पीछे चली जाती है। शियून उन्हें स्कूल के एक बाथरूम में लेकर जाता है और वहाँ पर वो दोनों लड़के भी उसके साथ जाते हैं। शियून बाथरूम का दरवाज़ा बंद करता है और अपनी
जेब में रखी हुई पेंसिल को बाहर निकालता है और इसके बाद शियून उन दोनों को धमकाता है कि अगर वो दोनों लड़ाई करने से मना करना चाहते हैं तो वो उसे अभी बता दें। ये सुन के वो दोनों बुरी तरह डर जाते हैं क्योंकि शियून अब पूरी तरह बदल चुका था और वो लोग उसे लड़ने से इनकार कर देते हैं। शियून बाथरूम से बाहर आ जाता है और स्कूल के बाकी बच्चे भी बाहर मौजूद थे जो कि शियून से बाथरूम में क्या हुआ उसके बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन शियून उनको कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है जिसके पास वो ड्रग डीलर आता है जो कि बेन को बताता है कि उसने उसे पहले ही वार्न किया था कि वो किसी के साथ ऐसा बिल्कुल ना करे। बेन उसे बताता है कि उस लड़के ने उसका जीना हराम करके रखा है और वो उससे बदला लेना चाहता है। तो ड्रग डीलर उससे पूछता है कि आखिर वो बंदा है कौन। इसके बाद बेन शियून को सबक सिखाने के लिए उस बंदे को हायर करता है जो कि उसका कज़न भी था। इसके बदले में वो उसे कुछ पैसे भी देता है। शाम को शियून जब स्कूल से अपने घर की ओर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे सूहो मिल जाता है और यहाँ शियून सूहो से माफ़ी मांगता है, लेकिन सूहो उसे बताता है कि वो उसे सिर्फ एक ही शर्त पे माफ़ करेगा, जब वो उसे एक ट्रीट देगा। इसके बाद शियून अपने घर पहुँच जाता है जो कि अपनी पढ़ाई में बिजी हो गया था। इधर सूहो अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए चला जाता है और अपने काम खत्म करने के बाद वो स्कूल में जाकर नहा लेता है और नहाने के बाद वो क्लासरूम में जाकर ही सो जाता है। अगली सुबह एक बार फिर शियून सुबह जल्दी स्कूल आ जाता है, लेकिन आज वो क्लास की लाइट्स को ऑन नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि सूहो क्लास में सो रहा है और वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। अब पढ़ाई करते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और शियून को काफ़ी भूख लगने लगती है। इसी कारण वो सूहो के पास जाता है और उसे जगाता है और उसे कहता है कि चलो साथ में लंच करते हैं, लेकिन सूहो उसे मना कर देता है। पर शियून उसे बताता है कि वो उसे ट्रीट देना चाहता है जिसके बारे में उन्होंने कल बात करी थी और इसी कारण सूहो उसकी बात मानकर उसके साथ लंच करने के लिए चला जाता है। कैंटीन में आकर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं जहाँ शियून सूहो से पूछता है कि आखिर वो स्कूल में ही क्यों सोता है। इस पर सूहो उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं और हमेशा उसे परेशान किया करते हैं और वो नहीं चाहता कि वो रोज़ घर जाकर उनकी बातें सुने। इसी कारण वो स्कूल में ही सो जाता है ताकि उसे घर ना जाना पड़े और हमेशा स्कूल में ही रहे ताकि उसकी क्लासेस भी मिस ना हो। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और शियून अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे बम मिलता है जो कि उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन यहाँ पर शियून उसे माफ़ नहीं करता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन जब शियून आगे बढ़ता है तो रास्ते में बिन और उसके साथी उसे नजर आते हैं जो कि उस ड्रग डीलर को लेकर वहाँ पर आए हुए थे। इसके बाद बिन और उसके साथी शियून को वहाँ से लड़ने के लिए ले जाते हैं, इसीलिए बम भागता हुआ वहाँ से सूहो के पास पहुँचता है और उसे बताता है कि बिन के साथी शियून को अपने साथ लड़ने के लिए ले गए हैं और सूहो को शियून को बचाना होगा, लेकिन सूहो उसे बताता है कि उसे डिलीवरी के लिए जाना है, इसी कारण से वो उसकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन वह उससे कहता है कि डिलीवरी में वो जितने पैसे कमाएगा वो दुगने पैसे उसे देने के लिए तैयार है, बस वो उसके साथ चले और शियून की जान बचाए। अब सुन के सूहो उसकी बात मान लेता है और वो उसे वहाँ पर बचाने के लिए जाते हैं। इधर हमें शियून को दिखाया जाता है जिसे बिन के साथियों ने घेर रखा होता है और उससे लड़ने के लिए वो पूरी तरह तैयार थे और देखते ही देखते वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पे शियून बिन के हर एक साथी को बुरी तरह पीटता है, लेकिन तभी बिन का वही ड्रग डीलर कजन वहाँ पर आ जाता है जो कि शियून को बुरी तरह पीटने लगता है और उसे वो जमीन पर नीचे गिरा देता है। ऐसा होते ही बिन में हिम्मत आ जाती है और वो शियून को बुरी तरह पीटने लगता है और वो उसके हाथ को पकड़ के तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सूहो आ जाता है और बिन को एक लात मारता है जिससे कि शिहो का हाथ टूटने से बच जाता है। अब वो सूहो के सभी साथियों को बुरी तरह से पीटने लगता है और इसी दौरान सूहो का वो ड्रग डीलर कज़न भी उसे पकड़ लेता है और उन दोनों में बुरी तरह लड़ाई होने लगती है। मौके का फ़ायदा उठाकर बिन शिहो पर अटैक कर देता है क्योंकि सूहो उसके कज़न से लड़ने में बिजी हो गया था। बिन एक बॉटल से शिन्हो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बम वहां पर आ जाता है जो कि उसे धक्का दे देता है जिससे कि शियून की जान बच जाती है। उसके बाद फाइट वहीं पर रुक जाती है और बिन और उसके साथी बुरी तरह हार चुके थे। यहाँ सूहो उस ड्रग डीलर को ये बताता है कि तुम इतने लोग होते हुए भी उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए और तुम्हें शर्म नहीं आ रही एक अकेले को इतने सारे लोग मारने के लिए आए हैं। ये बात उस ड्रग डीलर को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो अपने उन साथियों को कहता है कि उन्हें यहाँ से अब चलना चाहिए। उसके बाद सूहो और बम दोनों वहाँ से शियून को कहते हैं कि उन्हें लंच करने जाना चाहिए, लेकिन शियून उनसे कहता है कि वो वहाँ पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी शियून को उनके साथ जाना पड़ता है। इसके बाद सूहो उन दोनों को लेकर रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ पर वो काम किया करता था और इसके बाद सूहो का काम भी बम और शिहू को ही करना पड़ता है क्योंकि सूहो अपने काम पर लेट आया था। जब रात होती है तो तीनों वहीं पे मिलते हैं और डिनर साथ में करते हैं और इसी बीच शियून बम को माफ़ कर देता है और वो तीनों वहीं पर बैठकर खाना खाने लगते हैं।
उसके बाद वो तीनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और शियून घर पहुंच के अपनी माँ की वो वीडियोस को देखने लगता है। उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक था और इसी के साथ दूसरा एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है उस आदमी को दिखाते हुए जिसे हमने सेकंड एपिसोड के लास्ट में देखा था और यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उस ड्रग डीलर का बॉस है जो कि अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करके उन्हें बहुत ही बुरा भला सुनाता है। वो उस ड्रग डीलर को बुरी तरह से डांटता है और कहता है कि वो लोग बच्चों की लड़ाई में पड़ रहे हैं, उन्हें अपने काम करने चाहिए ना कि बच्चों की लड़ाई में पड़ना चाहिए। वो बॉस अपने ड्रग डीलर से इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो उसे बुरी तरह पीटता है और गुस्से में उसका हाथ ही तोड़ देता है। इससे हमें पता चलता है कि उस ड्रग डीलर का बॉस बहुत ज़्यादा बेरहम है। इसके बाद हमें शियून, बम और सूहो को दिखाया जाता है और वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। अभी वो लोग पूल क्लब आए हुए हैं जहाँ सूहो पूल खेल रहा था और शियून बम से कहता है कि वो लोग यहाँ पर असाइनमेंट पूरा करने के लिए आए थे, लेकिन सूहो शियून को बताता है कि हमें पढ़ाई के साथ साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए ताकि हमारा दिमाग फ्रेश रह सके और पढ़ाई में अच्छे से मन लग सके। उसके बाद सूहो शियून को पूल खेलने के लिए कहता है और इस बार शियून उसकी बात मान लेता है और वो दोनों मिलकर वो खेल खेलने लगते हैं। इस खेल में शियून सूहो को हरा देता है पर सूहो उससे कहता है कि वो ये ना सोचे कि वो हार गया है बल्कि वो जानबूझकर हारा था। खेल खत्म होने के बाद सूहो शियून से पूछता है कि क्या वो बियर पिएगा पर शियून उसे बताता है कि वो बियर नहीं पीता। इसी कारण बम और सूहो दोनों वहाँ से बियर पीने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद हमें हॉस्पिटल में बिन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी बदले की आग में तड़प रहा था। वो अपने उस ड्रग डीलर कजन से मिलने के लिए आया था और वहाँ आकर वो उससे पूछता है कि उसका हाथ किसने तोड़ा, लेकिन इससे पहले वो कुछ बता पाता उसका बॉस वहाँ पर आ जाता है जो बिन से पूछता है कि आखिर वो है कौन जो उसके आदमी से उसका हाल चाल पूछने के लिए आया है। तो वो बताता है कि दरअसल वो उसका कज़न है। इसके बाद वो ड्रग डीलर बिन से किसी तरह की कोई मदद मांगता है और बिन भी उसकी पूरी मदद करने के लिए तैयार था। इधर हम शियून को देखते हैं जो कि एक मॉल में जाता है क्योंकि उसे दरअसल अपने लिए एक छाता खरीदना था। जब वो छाते को देख रहा होता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की नज़र आती है और वो लड़की भी उसकी तरफ देखने लगती है और यहाँ पता चलता है कि दरअसल वो लड़की वहाँ पर लिपस्टिक चुराने के लिए आई थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उस ड्रग डीलर की साथी है जिसका नाम यंगी है। लेकिन उसे लिपस्टिक चुराते हुए मॉल का स्टाफ देख लेता है और वो किसी तरह से शियून के पास आ जाती है और उससे मदद मांगती है। ये देखकर शियून उसकी मदद करता है और वो दोनों मॉल से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और शियून के पास तो छाता था लेकिन उस लड़की के पास छाता नहीं था। जब शियून अकेले ही वहाँ से जाने लगता है तो यांगी शियून से कहती है कि वो उसे उसके घर तक छोड़ दे और ये सुन के वो राज़ी हो जाता है और उससे वो अपना छाता शेयर करता है और बारिश के मौसम में वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि उस लड़की का कहना था कि उसने उसकी मदद करी है तो वो उसे खाना खिलाएगी। हालांकि शियून का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन यंगी के कारण उसे रेस्टोरेंट में आना पड़ा था। यंगी को खाना खाते हुए शियून देख रहा था और वो बुरी तरह से बोर हो रहा था। इसी कारण वो यंगी से पूछता है कि वो घर जाना चाहता है, लेकिन यंगी उससे कहती है कि उसे अकेले खाना खाने की आदत नहीं है, इसी कारण से उसने अपने साथ उसे बैठाया हुआ है। खाना खत्म करने के बाद यंगी शियून से उसका मोबाइल लेती है और उसमें वो अपना नंबर सेव कर देती है। इसके बाद वो दोनों उस होटल से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ यंगी शियून से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसका टाइम काफ़ी वेस्ट हुआ था। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर वो ड्रग डीलर का जो बॉस होता है उसका नाम गिल्सू होता है और वो एक स्कूल के लड़के को बुरी तरह धमका रहा होता है क्योंकि उस लड़के ने उससे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे और गिल्सू उसे धमकाता है कि अगर वो उसे पैसे वापस नहीं करेगा तो वो उसके हाथ पैर तोड़ देगा। इससे हमें पता चलता है कि गिल्सू कितना ज़्यादा खतरनाक इंसान है। अब अगली सुबह हमें स्कूल में बिन को दिखाया जाता है जो वहाँ पर अपना सामान कलेक्ट करने के लिए आया था क्योंकि अब उसे दूसरे स्कूल में एडमिशन मिल चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था। इसी कारण से वो शियून से माफ़ी मांगना चाहता है। वो उसे अकेले में चलने के लिए कहता है और शियून भी उसकी बात मान लेता है और उसके साथ दूसरी क्लास में जाता है। और यहाँ पर शियून के साथ बम और सूहो भी आए हुए थे ताकि वो देख सके कि वहाँ पर सब कुछ सही सलामत है या नहीं। अब यहाँ पर बिन शियून के पैरों में गिरता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है और उसे कहता है कि अगर वो ड्रग्स के सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेगा तो उसकी माँ उसे हॉस्टल में भेज देगी और हॉस्टल में तो और भी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से उसका बुरा हश्र हो जाएगा। और उसके बाद बिन उन तीनों को लेकर पार्किंग की तरफ चला जाता है जहाँ पर पहले से ही गिल्सू और उसके आदमी मौजूद थे और ये देखकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि दरअसल ये बिन का प्लान था ताकि वो शियून और उसके दोस्तों को सबक सिखा सके। उन्हीं लोगों में गिल्सू भी वहाँ पर मौजूद होता है
जो कि शियोन को बताता है कि उसने उसके एक आदमी का फाइट करते दौरान हाथ तोड़ दिया है और अगर उसने इसके बदले में 3 दिनों के अंदर $15,000 नहीं दिए तो वो उन तीनों को मार डालेगा। ऐसा कहकर गिल्सू अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। और दोस्तों, दिल्सू को अब मौका मिल गया था उन तीनों से पैसे ऐंठने का, इसीलिए उसने बहाना लगाया कि उन्होंने उसके आदमी का हाथ तोड़ दिया है, लेकिन दरअसल उस आदमी का हाथ तो उसी ने तोड़ा था। लेकिन उसका इल्ज़ाम अब वो इन तीनों पे लगा दिया था ताकि वो कुछ पैसों का जुगाड़ करें और उसे दे सकें। अब ये सुन के वो तीनों हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर उन लोगों ने तो उसका हाथ तोड़ा ही नहीं है। उन लोगों को लगता है कि शायद उस फाइट के दौरान उस ड्रग डीलर का हाथ टूट गया होगा, इसीलिए वो लोग सोचने लगते हैं कि अब वो पैसों का जुगाड़ कैसे करेंगे। वो लोग देखते हैं कि गिल्सू के आदमी हर वक्त उन तीनों का पीछा करते हैं और इसी दौरान शियोन गिल्सू की टीम मेंबर यांगी को कॉल करता है, जो कि अब उसकी दोस्त बन चुकी थी, और वो उससे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। उसकी बात सुन के यांगी उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ पर यांगी शियोन को बताती है कि गिल्सू बहुत ही ज़्यादा बेरहम इंसान है जो कि पैसे के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। उसके बाद हमें बम को दिखाया जाता है, जो कि पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने फादर की वॉच चुरा लेता है और उसे बेचकर वो पैसों का इंतजाम कर लेता है ताकि वो अपने दोस्तों और खुद की जान बचा सके। जब वो अपने दोस्तों से मिलता है तो वो उन्हें बताता है कि उसने पैसों का जुगाड़ कर लिया है, लेकिन सुहो और शियोन उससे पूछते हैं कि आखिर वो ये पैसे कहाँ से लाया। इस पर बम उन दोनों को बताता है कि ये पैसे उसने अपने पेरेंट्स से लिए हैं, लेकिन उन दोनों को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि किसी के पेरेंट्स इतने सारे पैसे एक साथ नहीं दे सकते थे। इसके बाद वो उन दोनों को अपना सच बताता है कि उसने अपने फादर की घड़ी बेच दी और इन पैसों का इंतजाम किया। और ये देखकर सुहो और शियोन उससे कहते हैं कि उन्हें ये पैसा नहीं चाहिए और शियोन उनसे कहता है कि क्यों ना वो पुलिस के पास जाए मदद के लिए। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब यंगी और शियोन दोनों मिले थे। यहाँ यंगी ने शियोन को बताया था कि गिल्सू किसी तरह की गैम्बलिंग ऐप चलाया करता है और वो स्कूल के बच्चों को टारगेट करता है और उन्हें तसल्ली देता है कि वो ढेर सारे पैसे वहाँ से जीतेंगे। उस ऐप से स्कूल के बच्चे कुछ दिनों तक बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, लेकिन बाद में जब उनको इसकी आदत लग जाती है तो वो इस पैसे को हारने लगते हैं। अब मौके का फ़ायदा उठाकर गिल्सू उन बच्चों को पैसे उधार देता है और जब वो बच्चे पैसा वापस नहीं करते तो वो उन बच्चों को धमकाता है और मरने की धमकी सुनकर वो बच्चे कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन जो कोई भी जुगाड़ नहीं कर पाता, गिल्सू उसे अपनी टीम में रख लेता है और उसे कहता है कि वो चोरी करना स्टार्ट कर दे और गिल्सू के लिए वो बच्चे बहुत सारे सामान चुराना स्टार्ट कर देते हैं। वो उसे ये भी बताती है कि वो उन्हीं बच्चों से ड्रग डीलिंग भी करवाता है और ड्रग डीलिंग उसका साइड बिजनेस है, लेकिन मेन बिजनेस उसका गैम्बलिंग ऐप है जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। अब शियोन और उसके दोस्तों को गिल्सू की सारी असलियत पता चल चुकी थी और इस पर शियोन अपने दोस्तों को बताता है कि उन्हें उनके अड्डे पर जाकर उन्हें रंगे हाथों पुलिस से पकड़वाना होगा ताकि वो जेल जा सके और उन्हें वो पैसे भी ना देने पड़े। लेकिन उन लोगों के पास उसके अड्डे का पता नहीं था। इस पर शियोन अपने दोस्तों को बताता है कि गिल्सू का अड्डा वो बहुत ही आसानी से पता लगा सकता है। वो खुद को गिल्सू के हवाले कर देगा, जिसके बाद गिल्सू उसे अपने अड्डे पर लेकर जाएगा और बड़ी चालाकी से शियोन और बम को वहाँ का एड्रेस भेज देगा ताकि वो लोग वहाँ पर पुलिस लेकर पहुँच सकें। अब सुन के बम चाहता है कि उसके पास जो कुछ भी पैसे हैं वो गिल्सू को दे दे ताकि वो इन सब चीज़ों में पड़े ही ना, लेकिन सुहो और शियोन ऐसा करने से उसे इनकार कर देते हैं और वो बम के सारे पैसे अपने फादर को वापस करने के लिए कहते हैं। इसके बाद सुहो प्लानिंग के मुताबिक गिल्सू के पास जाता है, जहां पर वो उस गैम्बलिंग ऐप के बारे में गिल्सू को बताता है और इस पर गिल्सू उससे पूछता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। तो सुहो उसे बताता है कि बिन ने उसे सारा सच बताया है क्योंकि वो उसी के साथ पढ़ा करता था। उसके बाद गिल्सू उसे अपनी कार में बैठाता है और वहाँ से उसे अड्डे पर ले जाने लगता है। और इधर हम यांगी को देखते हैं जो कि भागते हुए शियोन के पास आती है और वो उसे बताती है कि गिल्सू सुहो को ख़त्म कर देगा। शियोन यांगी को बताता है कि वो लोग पूरी तरह से प्लान करके ये सब कर रहे हैं ताकि वो लोग उसके अड्डे पर पुलिस को ले जा सकें और उसे गिरफ्तार करवा सकें। इधर हम देखते हैं कि बम बुरी तरह से डरा हुआ था और इसी तरह से पैसे देकर सुहो की जान बचाना चाहता था। इसी कारण वो वहीं से टैक्सी में बैठकर गिल्सू की कार का पीछा करने लगता है ताकि वो पैसे देकर सुहो की जान बचा सके। इधर यांगी उस ड्रग डीलर के पास आती है जिसे अब शियोन और उसके सारे दोस्तों का प्लान पता चल चुका था कि वो गिल्सू को रंगे हाथ पकड़वाना चाहते हैं और यांगी उसे बताती है कि गिल्सू किसी का सगा नहीं है, उसने तुम्हारा हाथ भी तोड़ा है तो उसे उसके साथ काम नहीं करना चाहिए। इधर हमें सुहो को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह उस एड्रेस का पता लगा लेता है और वो तुरंत एड्रेस को शियोन के पास भेज देता है ताकि वो पुलिस को लेकर वहां पर आ सके। उसके बाद गिल्सू और उसके लोग सुहो को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां पर गिल्सू सुहो से उसका फ़ोन मांगता है, लेकिन सुहो उसे वो फ़ोन देने से इनकार कर देता है।
ऐसा करते ही उसका एक आदमी पीछे से उसके सर पे एक रॉड मार देता है, जिससे कि वो वहीं पर घायल हो जाता है। इसके बाद गिल्सू उसका फ़ोन देख लेता है, जिसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस थे, और उसे पढ़ के उसे पता चलता है कि वो लोग उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि वो सामान पैक करें, उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसके बाद हमें बम को देखते हैं, जो कि उसी एड्रेस पर पहुँच चुका था, और वो उनके पास जाता है और उन्हें वो पैसे ऑफर करता है, लेकिन वो लोग उससे पैसे ले लेते हैं और उसे भी अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को शियून और उसके दोस्तों का प्लान पता चल चुका था। कुछ देर बाद वहाँ पर शियून पुलिस को लेकर पहुँचता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से पुलिस शियून पे विश्वास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। तभी शियून को उनके अड्डे पर खून का निशान नजर आता है और समझ जाता है कि गिल्सू के आदमियों ने ज़रूर सूहो पे हमला किया होगा। अब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसी के कारण से ये सब हो रहा था, और वो सूहो को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। इधर हम गिल्सू को देखते हैं, जो कि डरा हुआ था और बम और सूहो को लेकर अपनी कार से किसी दूसरे अड्डे की तरफ जा रहा था। और इसी के साथ ये तीसरा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में गिल्सू उस ड्रग डीलर को कॉल करता है और उसे धमकाता है कि उसने उसके साथ बहुत गलत किया, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद गिल्सू उससे कहता है कि अगर वो उसके पास वापस लौट कर नहीं आया तो वो उसके छोटे भाई को ख़त्म कर देगा। अब ये सुनते ही वो ड्रग डीलर बुरी तरह डर जाता है और वो अकेला ही गिल्सू के पास जाने लगता है, लेकिन शियून यांगी के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि गिल्सू का एड्रेस जो उसने भेजा था वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिला। इस पर यांगी उसे बताती है कि वो उसे एक नया एड्रेस दे रही है और वो जल्दी से पुलिस को लेकर उस वाले एड्रेस पे पहुंचे। इसके बाद यांगी उस ड्रग डीलर के पास आती है और उसे कहती है कि वो भी उसके साथ गिल्सू के अड्डे पर चलेगी। उसके बाद वो ड्रग डीलर और यांगी दोनों उस अड्डे पर पहुंच जाते हैं और इधर हमें सूहो और बम को दिखाया जाता है, जो कि गिल्सू के कब्जे में थे। यहाँ सूहो को होश आ गया था और बम को वहाँ देखकर वो हैरान हो जाता है, तो वो उसे बताता है कि उसे उसकी फिक्र हो रही थी, इसीलिए उसने उसे सारे पैसे दे दिए, लेकिन उसने अब तक उन्हें नहीं छोड़ा है। अब उन दोनों को बात करते हुए गिल्सू का एक आदमी देखता है और वो सूहो को बुरी तरह पीटने लगता है। इधर ड्रग डीलर और यांगी दोनों गिल्सू के पास जाने लगते हैं और हमें शियून को दिखाया जाता है, जो कि उस अड्डे पर पहुंच चुका था और वहां पे पहुंच के वो पुलिस को कॉल करता है और वहां पर आने के लिए कहता है। जैसे ही वो ड्रग डीलर गिल्सू के पास पहुंचता है तो गिल्सू उसे बहुत ही सुनाता है और उसे अपने एहसान गिनाने लगता है कि कैसे उसने उसे बचपन से पाला। इस पर वो ड्रग डीलर उससे कहता है कि वो उसे जितना मारना चाहता है वो उसे मार ले, और ये सुनते ही गिल्सू उसे बुरी तरह पीटने लगता है। यांगी उसे बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है, लेकिन गिल्सू के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और सूहो और बम के साथ बांध देते हैं। इसके बाद गिल्सू सूहो, बम और यांगी के पास पहुंचकर उन तीनों को धमकाता है कि वो उन्हें एक एक करके जान से मारेगा, लेकिन ड्रग डीलर जब ये सुनता है तो वो गिल्सू के सामने आ जाता है और उससे लड़ने लगता है। अब उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और इसी बीच यांगी गिल्सू पर किसी तरह अटैक कर देती है, जिससे कि गिल्सू तुरंत नीचे गिर जाता है और अपने हाथ में वो चाकू लेकर गिल्सू के सारे आदमियों को डराने की कोशिश करती है। लेकिन तभी गिल्सू एक बार फिर से खड़ा होता है और यांगी के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे तुरंत मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस का सायरन बजने लगता है। और ये सुनकर गिल्सू और उसके आदमी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। गिल्सू अब अपने आदमियों के साथ वहां से तुरंत भागने लगता है और वहां पर अब शियून भी आ चुका था। शियून अपने सारे साथियों को एक एक करके छुड़ाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद गिल्सू और उसके आदमी वापस आ जाते हैं, जिसके अंदर से वो सायरन की आवाज़ आ रही थी। यानी कि शियून ने वो तरकीब लगाई थी उन्हें वहाँ से भगाने की। उसने अपने मोबाइल में सायरन की आवाज़ लगा दी थी ताकि वो गुंडे वहाँ से भाग सकें। गिल्सू कहता है कि उसने बड़ा दिमाग लगाया, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं आया और वो वापस आया है उन सबको एक एक करके जान से मारने के लिए। इसके बाद शियून और सूहो दोनों गिल्सू के आदमियों से लड़ने लगते हैं और इधर वो ड्रग डीलर यांगी के साथ मिलकर अपने छोटे भाई को वहाँ से लेकर भागते हैं, लेकिन तभी उसे बाहर पुलिस नज़र आ जाती है। इसी कारण से वो वापस लौटने लगता है और अपनी कज़न बहन यांगी और अपने छोटे भाई को वहाँ से जाने के लिए कहता है, ताकि अगर पुलिस आए भी तो सिर्फ उसे पकड़ के ले जाए और उसका भाई और यांगी सेफ रहें। इधर गिल्सू भी मैदान में उतर चुका था और शियून के ऊपर वो चाकू से अटैक कर देता है, जिससे शियून को थोड़ी सी चोट लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और गिल्सू बड़ी चालाकी से किसी तरह पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन शियून बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला था और उसे भागता हुआ देखकर वो तुरंत उसका पीछा करने लगता है। किसी तरह शियून गिल्सू को पकड़ लेता है और इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शियून कमज़ोर पड़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर सूहो आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर गिल्सू को बुरी तरह पीटते हैं। इधर हमें वो ड्रग डीलर दिखाया जाता है, जो कि यांगी और अपने छोटे भाई को वहाँ से भगा देता है और ख़ुद को पुलिस के हवाले कर देता है। और अब फाइट भी ख़त्म हो चुकी थी और गिल्सू और उसके सारे आदमी पकड़े गए थे।
सूहो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसे काफ़ी चोट आई थी और इसी दौरान वो शियोन को बताता है कि उसे उसका फेवरेट सूप पीना है। उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियोन और बम दोनों पुलिस वालों के सामने बैठे हुए थे और यहाँ पर पुलिस वाला शियोन को वहाँ से बाहर भेज देता है। इसके बाद बम उस पुलिस वाले से कहता है कि इन सब चीज़ों के बारे में उसके फादर को नहीं पता चलना चाहिए और यहाँ हम समझ पाते हैं कि दरअसल बम का फादर बहुत ही अमीर आदमी है जिसे हर एक इंसान पहचानता है। इस पर पुलिस वाला उसे विश्वास दिलाता है कि वो ये बात उसके पिता को नहीं बताएगा। इसके बाद हमें यांगी दिखाई जाती है जो कि शियोन से उस ड्रग डीलर के बारे में पूछती है, जिस पर शियोन उसे बताता है कि वो ठीक है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और कुछ देर बाद वो उसे छोड़ देगी। इसके बाद वो पुलिस वाला बम को लेकर गिल्सू के पास पहुंचता है, लेकिन बम गिल्सू से डरा हुआ था इसीलिए वो उस पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन वो पुलिस वाला गिल्सू को बुरी तरह पीटता है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूहो का इलाज चल रहा था और उसे मिलने के लिए शियोन यांगी दोनों आते हैं। सूहो उन्हें बताता है कि बम के फादर ने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया है और इस पर शियोन उससे कहता है कि वो सारी चीज़ें संभाल लेंगे क्योंकि वो बहुत ही अमीर आदमी है। इसके बाद यांगी सूहो के पास ही रुकने की जिद करती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो यांगी से प्यार करने लगा था और थोड़ी देर बाद सूहो यांगी के बात करने की नकल उतारने लगता है, जिस कारण यांगी उसे भला बुरा कहने लगती है, पर यांगी वहीं पर ठहर जाती है। शियोन जब घर पहुंचता है तो उसे यांगी की फिक्र होने लगती है। इसी कारण से वो सूप का बहाना लगाकर दोबारा से हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां पहुंचने पर वो सूहो को बताता है कि उसे पहले लोगों की फिक्र बिल्कुल भी नहीं होती थी, लेकिन अब उसकी दोस्ती हो गई है तो उसको फिक्र होने लगी है। इसके बाद सूहो की बातें सुनकर शियोन मुस्कुराने लगता है और इधर हमें बम को दिखाया जाता है जिसके फादर जो कि एक अमीर आदमी है, वो उसे सारे कपड़े उतरवा कर उसे एक गोल्फ स्टिक से बुरी तरह पीट रहे होते हैं और इसी के साथ 4th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम बम को देखते हैं जो कि लंगड़ाते हुए स्कूल की ओर जा रहा था। इससे हमें पता चलता है कि पिछली रात बम के फादर ने उसे बुरी तरह पीटा था। उसके बाद तीनों दोस्त मिलकर लंच करने के लिए कैंटीन में आते हैं, जहाँ पे लंच करते समय शियोन सूहो को बड़े गौर से देख रहा था क्योंकि सूहो ने बहुत सारा खाना ले लिया था। इस पर शियोन सूहो से पूछता है कि क्या तुम ये सारा खाना खा लोगे, तो सूहो उससे कहता है कि वो इसे बड़े आराम से खा लेगा। इसी दौरान सूहो उन दोनों को किसी रेस्टोरेंट में ट्रीट देने के लिए भी कहता है। तभी शियोन सूहो से पूछता है कि क्या उसने यांगी के लिए कोई जॉब ढूंढी या नहीं। अब यांगी का नाम सुन के बम उन दोनों से पूछता है कि यांगी कौन है, तो शियोन उसे बताता है कि यांगी वही लड़की है जो उस ड्रग डीलर और गिल्सू के साथ काम किया करती थी, लेकिन अब उसने उनका साथ छोड़ दिया है और वो शरीफ बन गई है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इधर हमें बम को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पहुंच चुका था और वो तैयार होकर अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकालता है और उसे अपने पास रख लेता है। उसके बाद वो अपना मोबाइल चेक करता है और सूहो की इंस्टाग्राम आईडी खोलकर वो उसे फॉलो करता है और उसके बाद वो उसके फॉलोअर्स में यांगी की आईडी भी देखता है। इसमें बहुत सारी फोटोज ऐसी थी जिसमें यांगी ने सूहो और शियोन के साथ ली थी। ये देखकर कहीं ना कहीं बम को उससे जलन होने लगती है। इधर हम शियोन को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था और अक्सर वो छुप के अपनी माँ के साथ मिला करता था क्योंकि उसके पिता उसे अलाउ नहीं करते थे उनसे मिलने के लिए। तभी उसकी माँ को एक कॉल आता है जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सूहो उन सभी लोगों को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है और यहाँ बम की हालत कुछ अलग ही चीज़ बयां कर रही थी। वो लोग वहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं लेकिन बम बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी बम वहाँ से उठता है और वो ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुराने स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स नज़र आते हैं जो कि उसको अक्सर बुली किया करते थे। उन लोगों से बचने के लिए वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है और उनसे अपना पीछा छुड़वाता है और इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास आ जाता है। यहाँ यांगी बम का मोबाइल अपने हाथ में लेकर खड़ी थी जिस पर किसी का कॉल आया था और यांगी तुरंत उस कॉल को अटेंड कर लेती है। ये कॉल दरअसल उसके पुराने स्कूल बुलीज का था। जब बम को ये पता चलता है तो वो उसे बुरी तरह डांटता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर उसने वो कॉल क्यों उठाया। तभी सूहो वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि वो ऐसे लड़कियों की तरह बिहेव क्यों कर रहा है। इसी कारण यांगी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद शियोन बम से पूछता है कि वो इतना अजीब तरह बर्ताव क्यों कर रहा है क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया हो। तभी वहाँ पर बम के वो पुराने दोस्त आ जाते हैं और इस पर शियोन बम से पूछता है कि आखिर ये लोग कौन हैं, तो उसके एक्स क्लासमेट्स उसे बताते हैं कि वो लोग उसके दोस्त हैं। इसके बाद उनमें से एक बंदा बम को कहता है कि वो लोग जब उसे कॉल करें तो वो तुरंत कॉल उठा लिया करे और जहाँ भी उसे बुलाया जाए उसको तुरंत वहाँ पर आना होगा, नहीं तो वो लोग उसे ढूंढ के बुरी तरह पीटेंगे।
अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम बम को देखते हैं जो कि क्लास में ही सो रहा था। लेकिन तभी स्कूल के कुछ बच्चे उसे वहाँ पर देखकर हंसने लगते हैं और इस पर बम को गुस्सा आता है और वो उनके पास जाकर उन्हें धमकाने लगता है। तभी शियोन भी वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हो गया। तो बच्चे उसे बताते हैं कि आजकल बम बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने लगा है क्योंकि वो सूहो के साथ रहने लगा है और संगत का असर हो रहा है। उसे ये लगने लगा है कि उससे सारे लोग डरते हैं। तो वहाँ पर सूहो आ जाता है जो कि ये बात सुन के मामले को रफा दफा करने की कोशिश करता है और बम को वहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन जैसे ही सूहो बम के कंधे पर हाथ रखता है तो बम गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि वो ऐसा दोबारा ना करे। अब बम का ऐसा गुस्से वाला रवैया देखकर सूहो को भी अजीब सा लगने लगता है और सोचता है कि आखिर उसको हो क्या गया है। इसके बाद हमें रात के समय बम को दिखाया जाता है जो कि किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन तभी उसे शियोन और सूहो का बारी बारी से कॉल आने लगता है, लेकिन वो उनका कॉल नहीं उठाता और मोबाइल को बंद करके सो जाता है। इधर सूहो अपने घर पर होता है जो कि शियोन को वहां पर बुला लेता है और उसके बाद वो दोनों बम के इस रवैये के बारे में बात करने लगते हैं। उसके बाद सूहो शियोन को फाइटिंग स्किल्स सिखाने लगता है और दोपहर को वो दोनों बम के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। इस पर बम उसे बताता है कि उसका मोबाइल ख़राब हो गया है। घर के अंदर आने पर सूहो बम को बताता है कि उसका घर बहुत ही बड़ा है और आलीशान है। उसके घर से वो अंदाज़ा लगा पाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रईस है और तभी वो बम की फैमिली फ़ोटो को देखते हैं, जिसके बाद वो बम को बताते हैं कि उसकी माँ बहुत खूबसूरत है। लेकिन बम उन्हें बताता है कि दरअसल वो उनका असली बेटा नहीं है, उसे उन लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद शियोन बम को परेशान देखकर उन्हीं लड़कों के बारे में पूछने लगता है कि आखिर वो लोग कौन थे और उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे। तो बम उन्हें बताता है कि वो पिछले स्कूल में जब पढ़ाई करता था तो वो लोग उसे वहाँ पर बुली किया करते थे और आए दिन वो उसे मारा पीटा करते थे। ये सुनकर शियोन और सूहो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इस पर सूहो बम को कहता है कि वो तुरंत उन बंदों को कॉल करे और उनसे पूछे कि वो कहाँ पर हैं। बम उसके कहने पर ऐसा ही करता है और कुछ देर बाद वो उनके बताए हुए लोकेशन पे पहुँच जाते हैं जो कि एक पब था। बम उनके सामने आके उन लड़कों से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़के उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो लोग उससे माफ़ी कभी नहीं मांगेंगे। इस पर सूहो एक लड़के का कान पकड़ता है और उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है और उसे धमकाता है कि उसे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी और डर के मारे वो लड़का बम से माफ़ी मांग लेता है। उसके बाद बम उसे एक ज़ोरदार तमाचा मारता है, जिसके बाद वो लड़का भी बम को मारने लगता है। लेकिन सूहो उन दोनों की फाइट को रुकवाता है और तभी बम अपने हाथों में माइक लिए उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सूहो उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इधर हमें शियोन को दिखाया जाता है जो कि उन लड़कों को धमका रहा था और उनसे कह रहा था कि वो दोबारा बम को कभी परेशान ना करें वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। सूहो बम को वहाँ से बाहर ले जाता है क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखे, लेकिन बम का गुस्सा बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। इसीलिए वो सूहो से कहता है कि वो भी उससे दूर रहे। इस पर सूहो उससे पूछता है कि आखिर वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। तो बम उससे कहता है कि उसे उसके साथ रहने में घुटन सी होती है और भलाई इसी में है कि वो उससे दूर रहे। ये सुन के सूहो उससे कहता है कि वो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था ताकि वो लड़के बाद में उसे परेशान ना करें। लेकिन बम सूहो से कहता है कि क्या उन लड़कों को धमकाने के लिए उसे पैसे चाहिए। ये सुनकर सूहो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसे दोस्ती के लिए धमकाने के लिए आया था और वो पैसों की बात कर रहा था। इसीलिए वो उसे धक्का दे देता है और उससे कहता है कि वो अपने आप को क्या समझता है। लेकिन तभी वहाँ पर शियोन आ जाता है जो कि उनकी लड़ाई छुड़वाता है। शियोन बम को ऐसे देखकर पूछता है कि आखिर उसे क्या हो गया है, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पुराने स्कूल के वो लड़के उसे वहाँ पर कॉल करने लगते हैं ताकि वो उसे परेशान कर सकें, लेकिन बम उनको जब देखता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ नए स्कूल के कुछ बुलीज लड़के भी वहाँ पर मौजूद थे। बम उन्हें भी देखकर काफ़ी डर जाता है और वो दोनों तरफ से घिर चुका था। इसके बाद बम के नए स्कूल के वो लड़के पुराने स्कूल वाले लड़कों को एक सुनसान जगह पर लेकर चले जाते हैं और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसके बाद बम वहाँ पहुँचता है और उसके पुराने स्कूल वाले लड़कों को मारने लगता है और हम देखते हैं कि वो नए स्कूल के लड़के अब उसके दोस्त की तरह हो चुके थे। इसी कारण वो उन नए स्कूल के दोस्तों के साथ पब में चला जाता है और उनके साथ रहकर उसे काफ़ी अच्छा फील होने लगा था और वो वहाँ पर एंजॉय भी कर पा रहा था। इसी बीच उनमें से एक लड़का उसे बताता है कि वो लोग उन लड़कों से पैसे ऐंठना चाहते थे, लेकिन वो लड़के तो भिखारी निकले जिनके पास कुछ भी मौजूद नहीं था। ये सुन के बम अपना पर्स निकालता है और कुछ पैसे टेबल पे रख देता है और ये देखकर वहाँ पे मौजूद सारे लड़के उसकी वाहवाही करने लगते हैं। उसके बाद बम अपने इंस्टाग्राम से सूहो को अनफॉलो कर देता है क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी बीच बम बहुत सारे ड्रिंक भी कर लेता है और नशे की हालत में वहाँ मौजूद कुछ लड़कियों के पास जाकर वो उनसे अपनी ड्रिंक बनवाता है।
ये देखकर उसके साथी दोस्त उस पर काफ़ी प्राउड फील करते हैं क्योंकि ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं किया था। यहाँ हम समझ पाते हैं कि बम अब गलत रास्ते पर पहुंच चुका है और उसने सूहो से दूरी बनाने के लिए ऐसा किया है। और इसी के साथ 5th एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें बम को दिखाया जाता है जो कि स्कूल लेट पहुंचता है और वो बहुत ही बुरी हालत में था। उसका सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था क्योंकि कल रात को उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। उसके बाद जब बम अपने डेस्क पे आकर बैठता है तो शियून उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बम उसे इग्नोर करके अपने दोस्तों के पास चला जाता है और वो उनसे बात करने लगता है कि कल रात उन्होंने कितना ज़्यादा एंजॉय किया। शियून बम को देखकर काफ़ी परेशान था क्योंकि उसकी दोस्ती ऐसे लोगों से हो गई थी जो कि बहुत ही ख़राब लोग थे और जिनके संगत में बम बुरी तरह बिगड़ सकता था। इसके बाद पूरी क्लास को लैब में लेकर जाया जाता है जहाँ 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ प्रैक्टिकल किया जाना था। यहाँ पर सूहो शियून से पूछता है कि उनके ग्रुप का एक मेंबर बम कहाँ पर है, तो इस पर शियून उसे बताता है कि उसने पार्टी बदल ली है। वो अपने उन दोस्तों के साथ है जिनके साथ रहना उसे पसंद है। वो लोग देखते हैं कि वो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है, लेकिन शियून को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो उनके साथ है। इसीलिए वो बम से बात करने के लिए उसे अलग से लेकर जाता है, जहाँ पे वो बम से पूछता है कि आखिर उन दोनों ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से वो उनसे अलग हो रहा है। इस पर बम उसे बताता है कि वो लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और हर बात पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से वो उनसे अब दूर रहना चाहता है और उनसे कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहता। अब ये सुनकर शियोन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और सूहो भी इन सारी बातों को सुन लेता है और उसे भी बुरा लगता है। इसके बाद उसी रात बम अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से पब पहुंचता है, जहां पर उसे बिन भी मिलता है जो कि अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था और वो दोनों वहां पर मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। इसी बीच बिन अपने दोस्तों को बताता है कि बम एक अमीर बाप का बेटा है जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं और ये सुनकर वहाँ बैठी हुई लड़कियाँ उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होने लगती हैं। वहीं पर हमें वोयंग नाम का फाइटर भी दिखाया जाता है और बिन और बम की अब बुरी तरह दोस्ती हो चुकी थी और वो दोनों मिलकर किसी तरह सूहो को सबक सिखाने का प्लान बनाने लगते हैं क्योंकि उन दोनों के अंदर सूहो के लिए बहुत सारा गुस्सा था। इसके बाद हमें शियोन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जा रहा था और रास्ते में उसे सूहो मिलता है जो कि अपने साथ उसे चलने के लिए कहता है। उसे अपनी बाइक में बैठाता है और एक अपार्टमेंट आने के बाद वहाँ रुक जाता है और शियोन से कहता है कि वो सीढ़ियाँ चढ़कर ये डिलीवरी करके आए। इस पर शियोन उससे पूछता है कि क्या वो उसे यहाँ पर काम करवाने के लिए लाया है, लेकिन सूहो उससे कहता है कि ये उसकी फिजिकल ट्रेनिंग का एक हिस्सा है और तुम जब सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो तुम ज़्यादा मजबूत रहोगे। इसी कारण से शियोन उसकी बात मान जाता है और डिलीवरी के बाद शियून और सूहो मिलकर बातें करते हैं और वो दोनों यहाँ पर बम की बात कर रहे थे, जहाँ शियून को बम की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। सूहो उससे कहता है कि वो अब बम से कोई नाता नहीं रखना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि उसे पॉपुलर बनना है, इसी कारण वो अजीब दोस्त बना रहा है और उनका सहारा ले रहा है। अगली सुबह स्कूल में हमें बम को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से अपने उन नए दोस्तों में ढल चुका था और उनकी सारी गंदी आदतें भी उसमें आ चुकी थी और अब वो शियून के पास वाली डेस्क पर नहीं बैठता था बल्कि वो अपने उन बुरे दोस्तों के साथ जाकर बैठने लगा था। अब ये बात शियून को बहुत बुरी लगती है, इसी कारण वो उसके दोस्तों को अपने पास बुलाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करें। वो जानता है कि बम अमीर है, इसीलिए वो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो लोग उसके पैसे पर ऐश कर सकें। ये सुन के वो लड़के उससे कहते हैं कि अगर बम खुद ही पैसा खर्च कर रहा है तो उसमें उनकी क्या गलती है। वो अपनी मर्जी से पैसे खर्च करता है और वो बस उसके साथ ऐश करते हैं। ये सारी बातें सूहो भी सुन रहा होता है, लेकिन उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तुरंत शियून को लेकर वहां से कैंटीन में खाना खाने के लिए चला जाता है और वो लोग जब लाइन में लगते हैं तो बम के वो बुली दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं जो कि लाइन तोड़कर खाना खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सूहो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो एक एक करके सभी लोगों को लाइन में लगने के लिए कहता है। एक लड़के को तो वो धक्का दे देता है और वो दूर जाके गिरता है और इसके बाद सारे बुलीज लाइन में लग जाते हैं, लेकिन बम वहीं पर खड़ा हुआ था और वो वहाँ से नहीं हटना चाहता था। इस पर सूहो बम को समझाता है कि वो उसे धक्का देकर यहाँ से नहीं हटाना चाहता, इसीलिए वो चुपचाप जाके लाइन में लग जाए, लेकिन वो वहाँ से हटने को राजी ही नहीं था। इसीलिए सूहो को ना चाहते हुए भी उसे धक्का देना पड़ता है। ये देखकर बम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि सारी क्लास के सामने सूहो ने उसे धक्का दिया था और वो हर हाल में उससे बदला लेना चाहता था। इसी कारण वो अपने सारे दोस्तों को बाहर लेकर आता है और उनसे पूछता है कि क्या उनकी नज़रों में कोई ऐसा बंदा है जो कि सूहो को फाइट में हरा सके। तो वहाँ मौजूद एक लड़का उसे वू यंग का नाम बताता है जो कि एक फाइटर है और वो सूहो को आसानी से हरा सकता था। अब इसी कारण वो लोग उसके पास जाते हैं, जहाँ पर बम वू यंग को कहता है कि अगर वो सूहो को सबक सिखाएगा तो बदले में उसे ढेर सारे पैसे देगा। पैसे का नाम सुन के यंग सूहो को मारने के लिए तैयार हो जाता है और सैटरडे को वो लोग सूहो को मारने का प्लान करते हैं।
अब वहाँ मौजूद सारे लड़के वूयंग और सुहो की फाइट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि वूयंग अभी तक कोई भी फाइट नहीं हारा था, लेकिन सुहो फाइट छोड़ चुका था। और उन लोगों को लगता था कि वूयंग सुहो को बहुत ही आसानी से हरा देगा, क्योंकि सुहो ने फाइट छोड़ दी है और वो एक बिजी लाइफ जी रहा है। उसी रात हमें सुहो को दिखाया जाता है, जो कि एक डिलीवरी करने के लिए एक अपार्टमेंट में जाता है, और यहाँ कुछ पुलिस उसकी बाइक के पास आते हैं और उसका ब्रेक फेल कर देते हैं। इसी कारण से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। अगले दिन वो स्कूल लंगड़ाते हुए आता है, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुका था, और बम यहाँ पे उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन सुहो उसे डांट कर तुरंत वहाँ से भगा देता है। तभी शिवन उसके पास आके उससे पूछता है कि आखिर उसको क्या हो गया है, तो इस पर सुहो उसे कुछ भी नहीं बताता। रात को शिवन यंगी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो लोग सुहो के बर्थडे का प्लान कर रहे थे। यंगी बहुत ज़्यादा खुश थी और वो डेकोरेशन के सारे फोटोज क्लिक करवाती है। इधर हमें बम को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ फाइटिंग क्लब में मौजूद था, जो कि सुहो को लड़ने के लिए वहां बुलाने के लिए कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इधर शिवन अपने दोस्त सुहो के लिए सूप बना रहा होता है, जो कि उसका फेवरेट था, और तभी यंगी के पास बम का मैसेज आता है, जिस मैसेज में वो यंगी को बताता है कि उसने सुहो के लिए गिफ्ट खरीद के रखा है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है और वो सुहो से नहीं मिल पाएगा। इसी कारण यंगी को ही वो गिफ्ट यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। अब ये सरप्राइज सुन के यंगी शियोन को कुछ भी नहीं बताती है, और वो तुरंत वहाँ पर जाने के लिए निकल जाती है। जब वो उस होटल में पहुँचती है तो वो बम से मिलती है, जहाँ वो उससे कहती है कि वो एक बार फिर से सुहो और शियोन का दोस्त बन जाए, क्योंकि उन दोनों को तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है। लेकिन बम उसे बताता है कि उसे उन दोनों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और वहीं पर बम के वो बिगड़े हुए दोस्त भी मौजूद होते हैं, और मौका का फ़ायदा उठाकर वो लोग यांगी को किडनैप कर लेते हैं, ताकि वो सुहो को वहाँ पर बुलाकर फाइट में हरा सकें। इधर शियोन और सुहो घर में मौजूद थे, जहाँ पर वो गेम खेल रहे थे, और वो लोग यांगी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बहुत देर हो गई थी और वो वापस नहीं आई थी। उसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी सुहो के मोबाइल पे बम का मैसेज आता है, और यहाँ मैसेज में एक फ़ोटो थी जिसमें यांगी को बम ने किडनैप कर लिया है। शियोन जब ये देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो तुरंत बम के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये बात वो सुहो को नहीं बताता और उसके मोबाइल के सारे मैसेजेस डिलीट कर देता है। और सुहो जब उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर जा रहा है, तो वो उससे कहता है कि वो यांगी को लेने के लिए जा रहा है। ये बहाना बनाकर वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें यांगी को दिखाया जाता है, जो कि बम के उन साथियों के कब्जे में थी, और वहाँ पर उसे कैदी की तरह रखा गया था। तभी वहाँ पर शियोन पहुँच जाता है, जो कि उनसे लड़ने के लिए वहाँ अकेला आया था, और शियोन को वहाँ पर देखकर यांगी भागकर उसके पास आ जाती है, और वो तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। तभी बम के वो सारे साथी एक एक करके उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी शियोन सारे लोगों को एक एक करके बुरी तरह पीटता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो फाइटर आ जाता है, जो कि उसे पीटने लगता है। वहाँ पर बिन भी आ जाता है, जो कि शियोन को मारने लगता है, लेकिन बम उससे कहता है कि वो शियोन को ना मारे। ये सुनकर बिन उससे कहता है कि क्या उसे अभी भी शियोन की फिक्र है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि यांगी यहाँ से भाग गई है और वो पुलिस के पास गई है उन्हें लेने के लिए, और इसी कारण से वो सारे लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। वो लोग शियोन को वहीं पर बेहोशी की हालत में छोड़ देते हैं। इधर सुहो को यांगी और शियोन की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, और उसे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। और इसी के साथ 6th एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है और हमें एक एम्बुलेंस को दिखाया जाता है, जो कि घायल शियोन को लेने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। वहीं पे हम पुलिस वालों को भी देख पाते हैं, जो कि यंगी से पूछताछ कर रहे थे कि आखिर शियोन की ऐसी हालत कैसे हो गई। यंगी उन्हें बताती है कि उसे बम और उसके साथियों ने किडनैप कर लिया था और धोखे से उनको वहाँ पर बुलाकर पीटा था। तभी शियोन उसे रोक देता है, और पुलिस वाले जब उससे स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो शियोन उन्हें कोई भी बात बताने को तैयार नहीं होता। पुलिस वालों को लगता है कि शायद वो किसी से डर रहा है, इसीलिए वो जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन शियोन उनसे कहता है कि वो जानबूझ के कोई कंप्लेन नहीं लिखवाना चाहता। यंगी उसे बार बार कहती है कि उसे उनके बारे में पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन वो पुलिस को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। और यंगी से कहता है कि वो इस बारे में सुहो को भी कुछ ना बताए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सुहो अब किसी फाइट का हिस्सा बने। इधर हम सुहो को देखते हैं, जो कि अभी यंगी और शियोन का वेट कर रहा था, जो कि अभी तक लौटे नहीं थे। इसके बाद हम शियोन को देखते हैं, जिसके पास बम का कॉल आता है, लेकिन शियोन अब सारी लड़ाई को ख़त्म कर देना चाहता था और वो बम से ये सारी चीज़ें रोकने के लिए कहता है, लेकिन बम बिल्कुल भी नहीं मानता। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ शियोन जब छोटा था तो उसके पेरेंट्स आपस में लड़ाई किया करते थे, और इस बात से उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, और वो अपने आप को एक कमरे में बंद करके वहाँ पे पढ़ाई करने लगता था।
और अपने पेरेंट्स के कहने पर भी वो दरवाजे को नहीं खोलता था। और यही कारण था कि वो बम को लड़ाई रोकने के लिए कह रहा था, क्योंकि बचपन से ही उसने इस तरह की लड़ाई देखी थी जिससे सिर्फ परिवार का नुकसान होता है और कुछ भी नहीं। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में होता है तो उससे मिलने के लिए उसके फादर आते हैं, जो कि उससे पूछते हैं कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया। लेकिन इस पर शियून उन्हें कुछ भी नहीं बताता है और उनसे कहता है कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया था जिसकी वजह से उसे चोट लगी है। लेकिन उसके पापा कहीं ना कहीं ये बात जानते थे कि वो उनसे झूठ कह रहा है। शियून अपने पिता को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो अक्सर उसकी माँ से लड़ाई किया करते थे, इसीलिए वो उन्हें खुलकर कोई भी बात नहीं बताता था। उसका फादर उससे कहता है कि ये स्कूल ही बेकार है और वो अपने बेटे का एडमिशन एक नए स्कूल में करवाएगा। ये सुन के शियून उससे कहता है कि आखिर उसे उसकी फिक्र कब से होने लगी। इधर हम बम के फादर के पीए को देखते हैं, जो कि उसे घर के अंदर ढूंढ रहा था। और यहाँ पता चलता है कि बम का फादर अब बम को देश से बाहर निकालना चाहता है ताकि वो आउट ऑफ कंट्री जाकर पढ़ाई की तैयारी में लग सके। और बम ने पीए और उसके फादर के कॉल पे हो रही बातों को सुन लिया था। इधर हमें सूहो को दिखाया जाता है, जो ये पूरी क्लास में शियून और बम को ढूंढ रहा था क्योंकि वो दोनों आज स्कूल नहीं आए थे। कहीं ना कहीं उसे शियून की फिक्र हो रही थी और उसे लग रहा था कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। इसके बाद सूहो शियून को कॉल करता है, लेकिन शियून हॉस्पिटल में था और वो उसका कॉल काट देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सूहो किसी भी तरह की मुसीबत में फंसे। इसके बाद सूहो यंगी के पास पहुंचता है ताकि वो उससे जान सके कि आखिर वो उसके बर्थडे के दिन कहाँ पर चले गए थे। लेकिन शियू ने यंगी को समझा रखा था कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए, इसीलिए वो सूहो को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है। उसके बाद सूहो शियून के घर पहुंचता है, लेकिन वो उसे घर पर भी नहीं मिलता। इसके बाद सूहो बम के उन दोस्तों से बम के बारे में पूछता है, लेकिन वो बुली दोस्त भी नहीं जानते थे कि आखिर बम कहाँ पर है। लेकिन सूहो उनसे कहता है कि वो तो उन लोगों का दोस्त हुआ करता था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग ना जाने कि आखिर बम कहाँ पर है। वो उन्हें टाइम देता है कि वो पता लगाएं कि आखिर बम कहाँ पर है। और इसके बाद लंच के समय बम के वही दोस्त स्कूल पर मिलते हैं जहाँ बम को कॉल कर रहे थे, लेकिन बम उनका कॉल नहीं उठाता, जिससे उन्हें लगता है कि शायद कल रात की झड़प में शियून की मौत हो गई होगी, इसी कारण से वो स्कूल नहीं आया है। लेकिन वहाँ एक लड़का बोलता है कि अगर ऐसा होता तो स्कूल में एक खबर ज़रूर आती। तभी वहाँ पर सूहो आ जाता है जिसने उनकी बातें सुन ली थी और वो सभी लोगों से पूछता है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहे हैं। वो लोग उसे कुछ नहीं बताते तो वो एक एक करके उन्हें पीटने लगता है और उनमें से एक लड़का डर के शियून के बारे में सारी बात बताता है। वो सूहो को बताता है कि बम और उन लोगों ने यंगी को किडनैप किया था और उन्हें लगा था कि वो उसकी जगह आएगा, लेकिन शियून उसकी जगह पर आया और उन्होंने शियून को बुरी तरह पीटा था जिससे वो अधमरा हो गया था। अब ये सुनकर सूहो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा यंगी के पास पहुंचता है, जिससे वो पूछता है कि आखिर शियून कौन से हॉस्पिटल में भर्ती है। तो यंगी उसे कहती है कि आज वो डिस्चार्ज हो गया होगा और वो अपने घर पे होगा। इसके बाद यंगी सूहो को बताती है कि शियून चाहता था कि वो इन सब चीज़ों में ना पड़े और यही कारण था कि यंगी उसे कुछ नहीं बता रही थी। इसके बाद सूहो शियून के घर पहुंचता है। शियून उसके लिए दरवाज़ा खोलता है और अपने फ्रैक्चर हुए हाथ को उससे छुपाता है ताकि वो उसे देख ना सके। सूहो उससे हाल पूछता है तो वो बताता है कि वो फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, इसीलिए वो किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहता है। सूहो उसका हाथ देख लेता है और वो समझ जाता है कि वो बुरी तरह इंजर्ड था और उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उससे बात करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और इधर हम बम को देखते हैं जिसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, जो वहाँ पर आकर उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं और उसे गुस्सा करके उससे कहते हैं कि वो उसका बेटा कहलाने लायक बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता है। इसके बाद बम गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके फादर का पीए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। इधर सूहो बम को ढूंढ रहा होता है और उसका पता लगाने के लिए वो बिन के पास पहुंचता है और वो उसे धमकाता है और बुरी तरह पीटता है। लेकिन तभी उसके पास बम का कॉल आ जाता है और वो उसे लड़ाई के लिए उकसाता है और उस फाइट क्लब में बुलाता है जहाँ पर वो उसे बुरी तरह पीट सके। इसके बाद बम अपने उसी फाइटर वुयंग को कॉल करता है और उसे बताता है कि सूहो जल्दी फाइट क्लब पहुंचने वाला है, तो वो तैयार हो जाए उससे लड़ने के लिए। इधर यंगी शियून को कॉल करती है और उसे सूहो के बारे में पूछती है, तो वो उससे कहता है कि वो आज उससे मिलने के लिए आया था, लेकिन उसने उसे कोई भी बात नहीं बताई है। लेकिन यंगी उसे बताती है कि दरअसल उसे सारी बात पता चल चुकी है, इसीलिए वो बहुत ही गुस्से में है और वो बिना बदला लिए बिल्कुल नहीं रहेगा। ये सुन के शियून समझ जाता है कि वो शांत नहीं रहेगा और वो ज़रूर लड़ने के लिए जाएगा, इसीलिए वो उसे कॉल करने लगता है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता। इधर सूहो उस बॉक्सिंग क्लब में पहुंच चुका था जहां पर बम और उसके सारे साथी मौजूद थे। यहाँ पर सूहो बम के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि आइंदा वो उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। लेकिन उसने अब माफ़ी मांग ली है तो उसका भी बनता है कि वो माफ़ी मांगे। वो शियोन और यंगी से माफ़ी मांगे क्योंकि उसने यंगी को किडनैप किया था और शियोन को बुरी तरह पिटवाया है। लेकिन बम ये सुन के उससे कहता है कि वो उन दोनों से हरगिज़ माफ़ी नहीं मांगेगा।
सुहो उससे कहता है कि वो अभी अपने सेंसेस में नहीं है और वो ध्यान से सोचे और उन दोनों से माफ़ी मांगे। लेकिन बम अब भी यही कहता है कि वो उन दोनों से माफ़ी नहीं मांगने वाला। ये सुन के सुहो को गुस्सा आता है और वो उसे मार के नीचे गिरा देता है। और तभी वो यंग उसे चैलेंज करता है कि वो रिंग में आए और उससे लड़ाई करे। रिंग के अंदर आने से पहले वो उसके साथियों को बुरी तरह पीटता है और उसके बाद वो रिंग में चला जाता है वूयंग से लड़ने के लिए। वूयंग अपना कैमरा भी ऑन कर लेता है ताकि वो इस फाइट को रिकॉर्ड कर सके। और जब वो उससे लड़ रहा होता है तो उन दोनों की बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। लेकिन सुहो वूयंग पे भारी पड़ता है और वो उसे बुरी तरह पीट के उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन उसी बीच एक बंदा चीटिंग करता है जो कि सुहो का पैर पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है, जिसपे कि सुहो का ध्यान उस पर चला जाता है और वूयंग उसके मुंह पे लात मार देता है, जिससे कि वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। उसके बाद बम रिंग के अंदर आता है और वो सुहो से कहता है कि वो उसे हमेशा मारता था, लेकिन आज वो दिन आया है जब वो उसे मारेगा। वो जख्मी सुहो को बुरी तरह लात से मारने लगता है और ये देखकर वो सारे साथी वहाँ पर आकर उसे लातों से मारते हैं। तभी बम के फादर का पीए वहाँ पर आता है और ये देखकर हैरान हो जाता है और वो तुरंत बम से कहता है कि उसने ये क्या कर दिया। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि सुहो की सांसें ही नहीं चल रही हैं, जैसे कि उन्हें लगता है कि सुहो मर चुका है। और बम को जब ये पता चलता है तो उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि गुस्से में आकर उसने हमला तो कर दिया था लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो मर जाएगा। वो उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के उससे कहता है कि वो उठ जाए, लेकिन सुहो बिल्कुल भी नहीं उठता। वो सारे बुली सुहो को इस हालत में देखकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बम के फादर का पीए उन्हें रोक लेता है और उनसे कहता है कि सुहो की मौत के जिम्मेदार वो हैं, क्योंकि लास्ट में उन लोगों ने ही उसे लात मारी थी। उसके बाद हम बम को देखते हैं जिसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और बहुत ज़्यादा रोने लगता है और सोचता है कि आखिर उसने सुहो के साथ ऐसा क्यों कर दिया। किसी तरह उसके फादर का पीए उसे घसीट कर वहाँ से ले जाता है और बम सिर्फ रोए जा रहा था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इधर शियोन और यंगी उसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर यंगी को किडनैप करके उन लोगों ने रखा था, लेकिन उस जगह पर उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो लोग ज़रूर किसी और जगह फाइट कर रहे होंगे। शियोन को सुहो की काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है और वो सुहो को कॉल भी करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। इसी के साथ 7वां एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम शियून, सुहो और बम को क्लास में बैठकर बातें करते हुए देखते हैं और कुछ देर बाद सुहो अपने डिलीवरी वाले काम के लिए निकल जाता है और बम भी अपने घर चला जाता है और शियून वहीं पर बैठकर सोचने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि दरअसल शियून याद कर रहा था कि वो तीनों एक साथ कितने ज़्यादा खुश थे। उसके बाद हमें सुहो दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसी हाल में रिंग के अंदर पड़ा हुआ था और वहीं पर हम बम के फादर के पीए को भी देख पाते हैं जो कि वहाँ मौजूद 2 स्टूडेंट्स को समझा रहा था कि वो लोग पुलिस को सिर्फ इतना बताएं कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे और इसी दौरान सुहो को चोट लग गई। अगर वो पुलिस से सारा सच बता देंगे तो उन्हें जेल हो सकती है। उसके बाद एम्बुलेंस वहाँ पर आती है और सुहो को वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो पीए सुहो के मोबाइल से शियोन को मैसेज कर देता है और लिखता है कि अभी वो बाहर आया हुआ है। जब पुलिस वहाँ पर आती है तो उन स्टूडेंट से पूछताछ करने लगती है और वो लोग वही बयान देते हैं जैसा कि पीए ने उन्हें समझाया था और इसी कारण से पुलिस उन्हें कुछ नहीं करती और वहाँ से जाने देती है। इधर बम को दिखाया जाता है जो कि घर पहुँच चुका था और उसका फादर उसे बुरी तरह पीटता है और उसे कहता है कि वो कल उसे अब्रॉड भेज देगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहेगा तो वो लड़ाई करेगा और वो किसी तरह की मुसीबत में फंस सकता है। और बम अपने पिता से मार खाए जा रहा था और वो पूरी तरह शांत था। अगली सुबह होते ही शियून स्कूल में आ जाता है जहाँ वो स्कूल में सबसे पहले आया था और वो खिड़की दरवाजे खोलता है, लेकिन वो देखता है कि सुहो अपनी बेंच पे नहीं बैठा है और उस दिन एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम के दिन भी सुहो नहीं आया था। उसे ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो जब अपने मोबाइल को देखता है तो उसमें यंगी के बहुत सारे मिस कॉल आई हुई थी। जब वो यंगी को कॉल करता है तो कॉल पे यंगी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसे बताती है कि सुहो को बम और उसके दोस्तों ने बुरी तरह मारा है और वो घायल है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अब ये सुनकर शियोन को बहुत बुरा लगता है और वो भागकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है जहां वो सुहो को देखता है जो कि बेड पर लेटा हुआ था। वहीं पे सुहो की दादी भी बैठी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी और शियोन भी उसकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उसे पता चलता है कि दरअसल सुहो कोमा में आ चुका है और वो कोमा से बाहर कब आएगा किसी को कुछ नहीं पता था। इसके बाद यांगी और शियोन दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं और इसी दौरान यांगी शियोन से कहती है कि उसे अब घर चले जाना चाहिए क्योंकि उसका कल एग्ज़ाम था और उसे एग्ज़ाम में पास भी होना था। अब इसी कारण से शियोन वहाँ से चला जाता है और इसके बाद हमें बम को दिखाया जाता है जिसे उसके फादर का भी ये बताता है कि वो कल आखिरी बार स्कूल जाएगा, जिसके बाद उसे अब्रॉड भेज दिया जाएगा।
बम अपने पीए से पूछता है कि सूहो जिंदा है या नहीं, तो वो उसे बताता है कि सूहो अभी जिंदा है लेकिन वो कोमा में है। इधर शियून को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा बिन के स्कूल में पहुंच जाता है, जहां वो बिन के क्लास में आकर उसे बुरी तरह पीटता है और ये देखकर वहां मौजूद सारे बच्चे उससे डरने लगते हैं। इसके बाद वो बिन से पूछता है कि बम कहाँ पर है, तो बिन को कुछ भी समझ में नहीं आता और शियून अपना पेन निकालता है और बिन के कंधे में घुसा देता है, जिससे कि उसे काफ़ी दर्द होता है और वो उससे पूछता है कि वो सच बताए कि आखिर वो कहाँ पर है। बिन उससे कहता है कि वो कल रात उस फाइट में था ही नहीं और उसको बस एक वीडियो आई थी जिसके अंदर उसने देखा था कि बम सूहो को बुरी तरह पीट रहा है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया था। वो उससे कहता है कि सूहो की ऐसी हालत का जिम्मेदार बम है। उसके बाद शियून उसे बुरी तरह पीटता है और उसका मोबाइल छीन लेता है, जिसमें वो उसी वीडियो को देखता है और उस वीडियो में साफ नज़र आ रहा था कि बम ने सूहो को बुरी तरह लात मारी थी। अब शियून को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो बदला लेना चाहता है। उसके बाद हम बम को देखते हैं जो कि अपने घर से स्कूल की तरफ निकल रहा था और उसके पिता इस बार उसके साथ जा रहे थे ताकि वो स्कूल में उसका फेयरवेल करवा सकें। तभी उसकी गाड़ी के बाहर यंगी आ जाती है, जो कि उससे कहती है कि सूहो की हालत उसकी वजह से हुई है। उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो बम गाड़ी के बाहर आता है और यंगी से कहता है कि इन सब की जिम्मेदार वो है, ना वो उन तीनों के बीच में आती और ना ये सब होता। उसने उसके दोस्तों को छीन लिया, इसीलिए उनकी लड़ाई हुई और उसके आने के बाद ही उनके हालात बिगड़े थे। ये सुन के यांगी को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो उससे इतना ज़्यादा जलता है। उसके बाद शियोन उस फाइटर वू यंग के पास आता है जो कि जिम में प्रैक्टिस कर रहा था और वो उसको पीछे से रॉड मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके वार से बच जाता है। वो उससे लड़ने लगता है और शियोन सूहो द्वारा सिखाई गई सारी स्किल्स को याद करता है और उस स्किल की मदद से वो उसका सामना करता है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था क्योंकि वो फाइटर बहुत ज़्यादा मजबूत था और वो उसे मार के नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी वो उठता है और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके उसे बुरी तरह पीटता है। वो उसके जूते से फीता निकालकर उसका गला घोंटने लगता है, जिससे कि वो फाइटर अपने आप को छुड़वाता है और शियून को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो पंच मारने वाला होता है, शियून वहाँ से हट जाता है, जिससे कि वो पंच उसका डंबल पे लग जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। तभी शियून एक डंबल उठाकर उसके पैर पे मारता है। वो डर के मारे शियून से माफ़ी मांगने लगता है और उसे बताता है कि उसने सूहो की ये हालत नहीं करी है, बल्कि वो तो बस उससे फाइट ले रहा था और जब वो नीचे गिरा तो बम वहाँ पर आकर उसे मारने लगा, यानी कि ये सब बम का किया धरा है। शियून को ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके दूसरे पैर पे भी डंबल गिरा देता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। उसके बाद हमें बम का फादर दिखाया जाता है, जो कि बम के साथ स्कूल आया हुआ था और प्रिंसिपल के साथ बैठकर उनसे बातें कर रहा था। वो प्रिंसिपल से पूछता है कि क्या ये स्कूल में कोई लड़का घायल हो गया है। तो प्रिंसिपल उसे बताती है कि जिम प्रैक्टिस के दौरान एक लड़का घायल हो गया है और वो अब कोमा में है। इससे वो समझ जाता है कि उसके बेटे पर ये इल्ज़ाम अभी तक नहीं आया है और उसने बहुत ही अच्छे से ये क्राइम कवर कर लिया और अपने बेटे को बचा लिया है। फिर हमें बम दिखाया जाता है जो कि क्लास में एग्ज़ाम दे रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर शियून अपने हाथों में एक्सटिंग्विशर लिए आ जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और टीचर ये देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो आगे बढ़ता है और बम के उन दोस्तों को मारने के लिए जाता है। लेकिन वो दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकता और एक्सटिंग्विशर से उन्हें बुरी तरह पीटता है। उसके बाद वो बम की तरफ आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए और वहाँ जाकर वो बम से कहता है कि उसने उसे कई बार रोका लेकिन वो नहीं रुका और उसके चलते आज सूहो मरने की अवस्था में हो गया है। ये सुन के बम उससे कहता है कि वो उसे पीटे क्योंकि वो डिजर्व करता है और गुस्से में आकर शियून बम को नीचे गिरा देता है और जब वो उसे मुक्का मारने के लिए जाता है तो वो रुक जाता है। वो उससे कहता है कि उन तीनों के बीच सब कुछ अच्छा था और वो उसे बहुत ही अच्छा दोस्त माना करता था, लेकिन उसने सब कुछ रद्द कर दिया। वो उसे मारने के लिए जाता है लेकिन उसके हाथ रुक जाते हैं, लेकिन वो देखता है कि बम भी रो रहा है, इसीलिए वो उसे मुक्का नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बाहर उसे टीचर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने हाथों से खिड़कियों के कांच को तोड़ देता है और उनसे कहता है कि आखिर उन्हें उससे क्या चाहिए। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और इसके बाद वो सूहो के पास हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में जाकर शियून उसके पास बैठता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है सोने के लिए। उसके बाद हमें सूहो को दिखाया जाता है जो कि अब जाग चुका था और शियून से कहता है कि क्या उसे नींद आ रही है। तो शियून उससे कहता है कि हाँ उसे नींद आ रही है। इसी दौरान शियून उससे माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि इसमें सारी उसकी गलती थी और सूहो भी उससे माफ़ी मांगने लगता है। तभी शियून देखता है कि ये सब वो इमेजिन कर रहा है, बल्कि सूहो अभी भी कोमा में है और वो उठा नहीं है। वो इसी आस में वहाँ पर बैठा होता है कि कब सूहो उठेगा और वो ठीक होगा। इधर बम को अब शहर छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि उसके पिता ने उसे अब्रॉड भेज दिया था और सूहो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
यंगी जब सूहो को देखने के लिए आती है तो वो अंदर नहीं आती, क्योंकि बम ने उससे कहा था कि ये सारी लड़ाई उसकी वजह से हुई थी। इसीलिए वो अपने आप को इन सब का जिम्मेदार मानती है, क्योंकि ना तो वो उन दोस्तों के बीच में आती और ना उनके साथ ऐसा होता। इसलिए वो उन लोगों से दूरी बना लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ बम के फादर को देखते हैं जिसके पास वो वीडियो होता है जिसमें बम सूहो को मार रहा था। और ये बात बम के फादर को पता थी कि ये वीडियो शियून के पास भी है, इसीलिए वो उसे किसी तरह फंसाना चाहते थे और वो लोग यही प्लान बना रहे थे कि वो उसे स्कूल से कैसे निकालें। उसे कुछ दिनों बाद हमें शियून के फादर और मदर दिखाए जाते हैं, जिन्होंने शियून का एडमिशन एक नए स्कूल में करा दिया था और आज उसका पहला दिन था, इसीलिए वो उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे। बम के फादर ने सभी स्कूल से कहा था कि वो शियून का एडमिशन ना करें, लेकिन एक स्कूल ऐसा था जहाँ पर सभी बदमाश बच्चे थे और उसी स्कूल में अब शियून का एडमिशन हो गया था। तभी टीचर शियून को क्लास में लेकर आता है और उसका इंट्रोडक्शन करवाता है और शियून देखता है कि किसी भी बच्चे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जब वो क्लास में जाकर बैठता है तो उसके पास एक बुली लड़का आता है जो कि उसे परेशान करने लगता है, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि शियून कितना ज़्यादा गुस्से वाला है। शियून उससे कहता है कि वो उससे दूर रहे वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, तो वो लड़का उससे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की। इसके बाद शियून अपनी वही नुकीली पेंसिल बाहर निकालता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक गैंगस्टर को देखते हैं जो कि शियून की फ़ोटो देख रहा था और वो अपने आदमियों से कहता है कि यही वो लड़का है जिसने वोयंग को मारा है, यानी कि ये बहुत ही खतरनाक है और उनको इससे निपटना होगा। इसी पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ सीज़न 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरे सीज़न की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसे सीज़न 2 का हमें भी इंतज़ार है और जब वो आएगा तो वो बवाल मचा देगा, क्योंकि शियून अब ऐसी जगह पर गया है जहाँ पर और भी ज़्यादा बदतमीज़ बच्चे हैं और वो वहाँ पर कैसे सर्वाइव करता है और गैंगस्टर से कैसे लड़ता है, ये हम सेकेंड सीज़न में जानेंगे, जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। बम जो कि अब्रॉड चला गया वो वापस आता है या नहीं, या फिर सूहो कोमा से वापस आता है या नहीं, ये हम नेक्स्ट सीज़न में ही जान पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।